नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। और बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल मैंने ये जो क्लास है वो नहीं पढ़ाई है। 10th क्लास हिंदी मैंने नहीं पढ़ाई है, संस्कृत जरूर पढ़ाई है, 12th हिंदी जरूर पढ़ाई है, लेकिन 10th हिंदी मैंने नहीं पढ़ाई है। मेघा मैम के द्वारा पढ़ाई गई है। लेकिन बच्चों के डाउट्स आने लग गए कि मैम हमारा मॉडल पेपर कब कराएंगे, या वन शॉट कब करवाएंगे, या एमसीक्यूज कब करवाएंगे। तो उसके लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको माना गया है और यहाँ आपके लिए आपकी जो भी गुजारिश थी, जो रिक्वेस्ट थी, उसको यहाँ पूरा किया गया है। तो आज हमारे बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो 10th क्लास में, उनके लिए स्पेशल क्लास है ये, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपकी बुक से रिलेटेड भी है और ग्रामर से रिलेटेड भी है। यानी कि बुक और ग्रामर में जिस हद तक क्वेश्चन, जिस सीमा तक और जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो कृपया वो भी करिए जल्दी से। और जो बच्चे कर रहे हैं वो अपने जो क्लासमेट से या जो आपके फ्रेंड्स से जो 10th में पढ़ते हैं बिहार में, उन बच्चों को शेयर करिए, फ़ोन करिए, जल्दी से जल्दी बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से आ जाइए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो क्लास ले रहे हैं जितने भी बच्चे, वो एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए बच्चों। देखिए, यही क्लास नहीं, हिंदी के लिए ही नहीं, मैं जो भी क्लास आपकी चलती है, जो भी रिविजन क्लास चलती है, वन शॉट चलता है, हमेशा आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट अनक्लियर थे और उस समय क्लियर हो जाते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है, जो सीखा हुआ है, वो स्थायी हो जाएगा, अस्थायी नहीं होगा। बार बार आपको, अभी तो चलो क्लास चल रही है, आपकी लाइव क्लास चल रही है, उसके बाद अभी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन बाद में आपको क्या करना होगा कि वो फिर से भूल गए और याद करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको फिर से वो क्लास खोलनी होगी। जो पिछली क्लास है, आप बोलोगे कि भाई उस दिन क्लास थी, मुझे खोलनी है, तो आप ढूंढने लग जाओगे, तो उसमें क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। इसलिए एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठना चाहिए आप सभी को, जिससे जो भी आपकी दिक्कत हो रही है, कोई अच्छी बात पता चली है, या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया था और वो उस समय समझ में आ गया है, तो वो नोट डाउन कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्थायी हो जाएगा, आपका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आपको माननी है आप मेरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे आ गए हैं और कितने बच्चों को अभी आना बाकी है, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिनको पता नहीं है आप लोग बताइए कि, ठीक है। तो देखिए, हर्ष राज आ गए हैं, गौरी शंकर आ गए हैं, दीपा आ गई है, दीपांशी आ गई है, मोन्टू आ गए हैं, तान्या आ गई है, प्रतीक आ गए हैं, प्राची आ गई है, विपिन आ गए हैं, यश भंडारी आ गए हैं, मोहित सेन आ गए हैं, विपिन आ गए हैं, गोपाल आ गए हैं, दीक्षा आ गई है, तन्नू आ गई है, मयंक आ गए हैं, साहिज आ गए हैं, राकेश आ गए हैं, शिवानी आ गई है, प्रतीक आ गए हैं, और भी बच्चे आ गए हैं बहुत सारे। सबके नाम नहीं ले पाऊंगी मैं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत उपयोगी है और समय की बर्बादी हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, ये द नहीं है बच्चों, ये अड है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा, कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, एक पुस्तक का नाम है बच्चों ये, कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित कराया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय यानी कि संपूर्ण अंग उनके द्वारा लिखा गया जितना भी था, वो सारा का सारा संपूर्ण वाङ्मय के नाम से, इस टॉपिक के नाम से कुछ खंड प्रकाशित कराए गए हैं। तो कितने खंडों में उनका वाङ्मय प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित किया गया है? 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में या 21 खंडों में? बताइए बच्चों, 18, 19, 20 या 21? तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आता है डी, 21 खंडों में उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित करवाया गया था। किनके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलट कर भी आ सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया? तो आप क्या लिखोगे? भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा,
ठीक है, क्या लिखोगे? भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। एक क्वेश्चन फिर अलग बन सकता है कि भाई भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित संपूर्ण वाङ्मय किसका लिखा गया है या किससे संबंधित है? तो उसमें कई आ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू आ सकते हैं, सरदार पटेल आ सकते हैं, भगत सिंह आ सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर। तो आपको पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में देखिए 4 तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? प्रेरक कौन होते हैं? जो आइडियल होते हैं, जिनकी प्रेरणा से आप अपने जीवन की गति को, जीवन में गति प्रदान करते हो, जिनको प्रेरक समझकर। ठीक है, तो देखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये तीनों ही समानता के पक्षधर थे। किसके थे? समानता के पक्षधर थे, समानता को अहमियत देते थे, जाति पाति छूत छात इन सब से दूर थे। तो अगर इन सब से दूर वाले जो व्यक्ति है, यानी कि तीनों ही समानता के पक्षधर थे, तो यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो समानता के पक्षधर थे? भीमराव अंबेडकर जी, नलिन विलोचन शर्मा जी, अशोक वाजपेयी जी या अमरकांत चंद जी। ठीक है, तो ये तीनों ही बच्चों नहीं है, क्योंकि तीनों ही साहित्यकार हैं। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समानता के पक्षधर थे, इसलिए साहित्यकार वे भी कहे जाएंगे, लेकिन एक कुशल राजनीतिक थे वे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही आएगा। थोड़ा अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यह किसने कहा कि काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे? यह किसने कहा? आलो ने कहा, शोफर ने कहा, मुखर्जी साहब ने कहा या रजनी ने कहा? देखिए बच्चों, ये कहा था बच्चों शोफर ने, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही बनकर आएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर, लपकना मतलब एकदम झट से उठा लेना, उसको क्या बोलते हैं? लपक कर। लपक जाते हैं ना बंदर की तरह, ऐसे लपक कर और जल्दी से ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? किसने लपक कर। तो लपक कर मदन को, किसको? मदन को अपने हाथों से उठा लिया था। सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने या गिरधर की पत्नी ने? तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा सी आंसर आएगा, गिरधर ने मदन को लपक कर उठाकर अपने हाथों से लपक कर उठा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? सबसे पहले तो छोकरों का मतलब क्या होता है? लड़कों। ठीक है, क्या मतलब होता है? लड़कों। आवारागर्द का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमने फिरने वाले, ऐसे ही बेकार घूमने फिरने वाले, बेकार। ठीक है, इधर थोड़ी सी मीटिंग जमा ली, फिर इधर मीटिंग जमा ली, फिर कोई जा रहा उसके ऊपर मजाक उड़ा लिया या व्यंग कस लिया या हंस लिए है। तो वो बच्चे कौन होते हैं? वो लड़के कौन होते हैं? न तो उनको किसी पढ़ाई वढ़ाई से सरोकार होता है, न घर के किसी काम से सरोकार होता है, न अपनी जिम्मेदारियों का सरोकार होता है, किसी तरह का कोई एहसास नहीं होता है उनको। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का समय बर्बाद करने में लगे होते हैं। उनको क्या कहते हैं? आवारागर्द छोकरे, आवारागर्द लड़के, और हमें उस श्रेणी में नहीं आना है। तो देखिए क्या कर रहा था भाई मदन, पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छुपन छुपी खेल रहा था, ये लड्डू नहीं है बच्चों, लट्टू है। ये क्या है? लट्टू नचा रहा था। तो डी आंसर इसका सही आएगा। वो क्या कर रहा था बच्चों? लट्टू नचा रहा था। लट्टू जानते हो ना आप क्या होता है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? देखिए 4 जनवरी 1825 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी में या 7 जनवरी 1826 ईस्वी में। तो कब हुआ था बच्चों? तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो हुआ था, बी आंसर इसका सही आएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? अनुवाद, क्या बोला है? अनुवाद। हितोपदेश किस तरह की रचना है? हितोपदेश और पंचतंत्र के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, मतलब पंचतंत्र और हितोपदेश में पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है कि नीति क्या होती है, सत्य क्या होता है, सदाचार क्या होता है, धर्म का आचरण क्या होता है। ये सारी चीजें पशु पक्षियों की छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो हितोपदेश और पंचतंत्र में इसी तरह की कहानियां हैं। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में, जर्मन ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? किसने? महात्मा गांधी ने करवाया था,
गुणाकर मूले ने करवाया था, मैक्स मूलर ने करवाया था या यतीन्द्र मिश्र ने करवाया था? तो बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ और हम बोलते हैं ना थोड़ा सा भिन्न लगता है ना, भिन्न लगता है। जैसे हम भिन्न के लिए हम एक और यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने यहाँ लिखा है 2, 4, 6 और 3 और 0। अब हम यहाँ से बोलेंगे एक भिन्न संख्या को चुनिए, तो भिन्न संख्या हम कैसे चुनेंगे? तो हमें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है कि ये सब तो क्या है भाई, ये तो सब तो सम संख्या है, ठीक है। अब एक इसमें 3 ऐसा है जो विषम संख्या है, तो 3 यानी भिन्न संख्या को हम चुन लिया। ऐसे ही यहाँ पर आपको भिन्न लग रहे हैं, ये सभी कौन है? महात्मा गांधी, गुणाकर मूले और यतीन्द्र मिश्र सब भारतीय है, लेकिन मैक्स मूलर भारतीय नहीं है, इसलिए सी आंसर इसका सही आएगा, जर्मन भाषा में अनुवाद, क्योंकि जर्मन भाषा में अनुवाद तो कोई विदेशी करवा सकता है, ठीक है। सी आंसर इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों, मैक्स मूलर के अनुसार जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद करवाया हितोपदेश का, लेकिन मैक्स मूलर और अपने विचारों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत का मतलब क्या होता है कि कहावतें, जैसे हम कहते हैं कि जल का स्रोत क्या होती है? नदियाँ होती है। नदियों का स्रोत क्या है? पहाड़, यानी कि हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो नदियों का स्रोत क्या कहेंगे हम? पर्वत कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, पहाड़ों से नदियाँ निकलती है। ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि कहावतों और दंत कथाओं का स्रोत क्या है, कहाँ से निकली थी? तो कहाँ से निकली थी? मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ जितनी भी कहावतें और दंत कथाएं थी वो कहाँ से निकली थी? जैन धर्म को किसको माना है? जैन धर्म को माना है, या जैन धर्म से निकली थी, या सिख धर्म से निकली थी, या फारसी धर्म से निकली थी, या बौद्ध धर्म से निकली थी? तो देखिए बच्चों, इन तीनों ही धर्मों को नहीं माना है, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना है कि मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ पर जितनी भी दंत कथाएं और कहावतें, उनका मूल स्रोत जो कहा जाएगा कि कहाँ से वे उत्पन्न हुई थी, कहाँ से निकली थी, तो बौद्ध धर्म से निकली थी, ठीक है। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देवत विज्ञान क्या है? देवत विज्ञान देखिए यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन भी अलग से ही है कि देव विज्ञान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नीति कथा है, या रामविलास शर्मा है। तो देवत विज्ञान के लिए बोला है, तो ये यहाँ पर जो साहित्यकार है इनको तो आप कट कर लो। अब ए और सी के बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि देवत विज्ञान नीति कथा को कहा गया है या देव विज्ञान को कहा गया है। तो देखिए बच्चों, जो देवत विज्ञान कहा गया है वो देव विज्ञान को कहा गया है। किसको कहा गया है? देव विज्ञान को कहा गया है, तो ए आंसर इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? किसके साहित्यकार है? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, या कन्नड़ के? श्रीनिवास देखिए बच्चों अंग्रेजी के साहित्यकार है। किसके साहित्यकार है? अंग्रेजी के, तो ए आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? छोटे छोटे नाखून, टेढ़े मेढ़े नाखून, बड़े बड़े, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग नाखून बड़े बड़े रखते थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं आदमी के। ये किसने पूछा उनसे? लेखक की बहन ने पूछा, लेखक के पुत्र ने पूछा, लेखक के दोस्त ने पूछा, या लेखक की छोटी लड़की ने या छोटी बेटी ने? या फिर आपके ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि लेखक की बेटी ने पूछा या फिर लड़की ने पूछा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। तो जो ये प्रश्न पूछा था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। अब इसके लिए आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर लड़की ही आएगा। तो कौन सा है? डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये कहाँ से लिखी गई है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है? पुराने का मोह सब समय आप लेना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये किससे लिया गया है? विष के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, या शिक्षा और संस्कृति? तो देखिए बच्चों, ये लिया गया है नागरी लिपि नामक चैप्टर से लिया गया है। किससे? नागरी लिपि से, ठीक है। अगला देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? अब ये नागरी लिपि से तो वो सेंटेंस लिया कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। अब ये जो नागरी लिपि पाठ है ये किस पुस्तक से लिया गया है, किस संग्रह से लिया गया है? अक्षर कथा से,
इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से या सौर मंडल से, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नागरी लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नागरी लिपि कहाँ से ली गई है, जहाँ से बहुत सारी लिपियाँ पढ़ाई गई होगी, तो कहाँ से ली गई है, भारतीय लिपियों की कहानी से, तो सी आंसर हमारा यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कोंकण के शिलाहार मान्यखेड़ की राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव, देखिए कोंकण के शिलाहार मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? इन सभी के एक ही लिपि में जो लेख है वो मिलते हैं। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोंकणी लिपि में या नंदीनागरी लिपि में? तो देखिए बच्चों, कोंकण के शिलाहार मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के जो लेख है वो नंदीनागरी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। कौन सी लिपि में? नंदीनागरी लिपि में, तो डी आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद, दंती दुर्ग थे, उनके बाद में जो राष्ट्रकूट थे, है ना, साउथ इंडिया में होता है ये कि राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कक्का द्वितीय या खोटिम अमोघ वर्ष? तो देखिए कौन बैठा था? कृष्ण प्रथम बैठे थे, ए आंसर इसका सही आएगा। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कृष्ण प्रथम बैठे थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? अब ये आपको बताना है, किसके गले में बंधा था? किसके गले में स्काउटों की तरह? स्काउट जानते हो, स्काउट गाइड जो होते हैं, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म होती है और एक रुमाल बंधा हुआ रहता है यहाँ पर। लेखक के, निर्मला के भाई के, बहादुर के या किसी के नहीं? यह आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा सब बच्चों को और आपको निकालना ही है। पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं, कहानियां बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। बिल्कुल किसके गले में आएगा? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा और ये डी आ जाएगा, ठीक है। तो बहादुर के गले में, तो यहाँ सी आंसर हमारा सही आएगा कि बहादुर के गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा रहता था हमेशा। आगे देखिए बच्चों, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, अमरकांत जी ने या रामविलास शर्मा जी ने? तो देखिए बच्चों, ये किसने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है, तो सी आंसर इसका हमारा सही होगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, भूकंप से या युद्ध में? आपको पता है वो कई बार गर्व से कहता था क्योंकि उसके जो पिता है वो कहाँ मारे गए थे? वो शहीद हुए थे। तो शहीद कहाँ होते हैं? युद्ध में होते हैं। तो बहादुर का जो बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत, आप देखिए हिदायत क्या होता है, एक फारसी शब्द है ये, और हिदायत का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से चेतावनी देना या आपको सलाह देना या फिर आपको सही कार्य के लिए बताना कि आपको ऐसा करना चाहिए। सावधानी, हिदायत का मतलब ये भी होता है कि सावधानी भी होता है। क्या होता है हिदायत का दूसरा मतलब? क्या होता है? सावधानी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी या निवेदन? निवेदन तो एक प्रकार का रिक्वेस्ट हो जाता है, तो ये नहीं होगा। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, तो ये भी नहीं होगा। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्ट आचरण या सदाचार का जो व्यवहार करता है वो शिष्टाचार करता है, तो ये भी नहीं होगा। चेतावनी का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी यानी सावधान करना, तो वही हिदायत, ठीक है। तो हम चेतावनी को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ए आंसर यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? प्रगतिशील आलोचना, प्रगतिशील शब्द से ही यहाँ पता चलता है कि वो अनवरत चल रही है। कैसे चल रही है? अनवरत चल रही है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का, अमूर्त जो अमूर्त है, अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, मूर्त ज्ञान, विवाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आएगा हमारा मूर्त ज्ञान, बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोन नदी के दूसरी ओर आवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? रोन नदी के दूसरी ओर, द मादा मोजेल, द आविन्या, ला शत्रुज,
या विनव्वल ल अवन्यो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों ये सी आंसर सही आएगा, विलनव ल अविन्यो, तो सी आंसर इसका हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शाहने शब्द का अर्थ क्या है? शाहने प्रभाती, भीमपलासी, मुल्तानी या शिशिरवाद्यों में शाह। शिशिरवाद क्या होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं, जिसमें आप बांसुरी ले सकते हो, जिसमें आप शहनाई ले सकते हो, ठीक है, बीन ले सकते हो, तो उसमें एक प्रकार का शहवाद होता है। शिशिरवाद्यों में शाह करके जो वाद होता है उसे क्या बोलते हैं? शाहने बोलते हैं। तो डी आंसर इसका हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? प्रतिष्ठित, ठीक है, किस साहित्य के? कन्नड़ के, भोजपुरी के, उड़िया के या गुजराती के? तो सबसे पहले तो देखिए श्रीनिवास जी कहाँ के थे? साउथ के थे। कहाँ के थे वो? साउथ के थे। तो गुजरात के तो हो नहीं सकते, उड़िया उड़ीसा साइड के नहीं थे, ये भोजपुरी यानी कि जहाँ पर यूपी बिहार भोजपुरी जो एरिया है वो वहाँ के नहीं थे। तो ये इनका जो साहित्य मिलता है वो किसका मिलता है? कन्नड़ साहित्य मिलता है। तो ये आंसर इसका सही जाएगा। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? किस वर्ष? किसको? सन्ना कथेगुलु को। सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? उसे कब पुरस्कार दिया गया? 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1969 में या 1970 में? तो देखिए उन्हें कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। बी आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? या किसने कहा था कि तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे पाल सकता हूँ और भी तुम मेरा पालन पोषण कर सकती हो? तो ये किसने कहा था? नंजम्मा ने, मगम्मा की बेटी ने, या मगम्मा का बेटा जो है वो कह रहा था, या रंगप्पा कह रहा था? तो देखिए मंगम्मा का बेटा कहता है, क्या कहता है? किससे? मंगम्मा से कहता है। क्या कहता है कि तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूं? ठीक है, ये किसने कहा था? मंगम्मा के बेटे ने। तो सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किस लेखक के इस कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के? ईश्वर पेटलीकर के, सुजाता के, सांवर रजझा के या सात कोड़ी होता के? किसके? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? उड़ीसा का जीवन, जो उड़ीसा का जीवन है वो गहरी आंतरिकता यानी कि भाव उसमें प्रकट हुए हैं, वो किस लेखक के प्रकट हुए हैं? तो देखिए बच्चों ये आएगा हमारा डी आंसर आएगा, सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता नाम के एक लेखक है, उनके लेख में, उनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जो जीवन है वो गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में या इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मी तहसीलदार के घर में काम करती थी। ये आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अब ये जो लक्ष्मी वाली जो कहानी है ये किस कहानी से ली गई है? डहते विश्वास। तो क्या नाम था उसका? अच्युत, गुणनिधि, केशव या श्याम? तो देखिए उस बच्चे का नाम क्या था? गुणनिधि। जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था उसे पढ़ाकू कहते थे, उसका नाम क्या था? गुणनिधि। और गुणनिधि नाम से ही उसका नाम मतलब उसके गुणों के आधार पर ही उसका नाम रखा है, और नहीं भी रखा है तो गुणों के आधार पर वह बन गया है, नाम के अनुसार बन गया है। मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास? तो देखिए क्या नाम है? ईश्वर पेटलीकर। 30 का सी आंसर सही होगा कि मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। आगे चलते बच्चों, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? कि जो माँ जी है, माँ शीर्षक जो कहानी है उस कहानी के अंदर जो माँ है वो अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? कि अस्पताल एक प्रकार का क्या है? घर की, झोपड़ी की, गौशालाओं की या कैद खाने की? बच्चों गौशालाओं की। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पापाती, क्या लिखा हुआ है? पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? क्या कहा है कि पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर,
पाती के चारों ओर खड़े हैं बहुत सारे डॉक्टर और बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। क्या लिया था उन्होंने हाथ में? ऑप्थेल्मोस्कोप से या स्टेथोस्कोप से या प्रोक्टोस्कोप से या इंडोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप से तो देखिए बच्चों बुखार नापा जाता है, तो उन्होंने जो लिया था वो लिया था ऑप्थेल्मोस्कोप से। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आएगा, क्योंकि आंखों की जांच करने के लिए जिस एक परीक्षण यंत्र की आवश्यकता होती है उसका नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप से। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भंवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तो कोई नहीं, क्योंकि किसी ने तो भेजी, किसी ने तो कहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। तो ये किसने कहा था बच्चों? नारायण की पत्नी भंवरी ने। तो बी आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए थोड़ा थोड़ा आप देखें ना तो इसमें कबीर की वाणी का संयोजन मिलता है कि कबीर ने जैसे शब्दों का प्रयोग करा है वैसे के वैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस कविता की पंक्ति में भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कबीर क्योंकि नहीं है तो कबीर के समकालीन जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं गुरु नानक को। ठीक है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के जो रचनाकार है वो कौन है? रसखान नहीं है, घनानंद भी नहीं है और प्रेमघन भी नहीं है। प्रेमघन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कहा जाता है, ये है गुरु नानक जी। तो सी आंसर इसका सही होगा। अयनी शब्द का अर्थ क्या है? अयनी शब्द का अर्थ है, और अयनी का पर्यायवाची भी बोल सकते हैं हम। किसका पर्यायवाची? दीवार का नहीं है, चबूतरे का नहीं है और छत का नहीं है, यह है गृह यानी घर के। गृह क्या होता है? घर के पर्यायवाची में आ जाता है, अयनी भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी ऐसी होनी चाहिए जब मतलब मधुर हो जाए। तो एक दोहा भी है इसके ऊपर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल करे औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वचन बोलिए कि आपका मन का जो आपा है, मन है वो एकदम खुश होकर आप अपना आपा ही खो दे, अपना जो संतुलन था वो ही खो दे। ऐसी मीठी मधुर वाणी बोलिए। एक और है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। की बोली एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसको जो बोल रहा है वो सोच समझ कर बोले, अपने हृदय के तराजू में तोल कर फिर इसे बाहर प्रकट करे, ताकि बाहर प्रकट करने पर जिस व्यक्ति को ये सुनाई देगी वह कर्कश न लगे और उसके मन को ठेस न पहुंचे। तो बोली यानी कि वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, जहर कब हो जाती है? निंदा स्तुति के बिना। तो निंदा और स्तुति के बिना नहीं, निंदा स्तुति करते हो तो आपकी वाणी कैसे हो जाती है? विष के समान होती है। तो बिना लिख दिया है, इसका मतलब उल्टा हो गया। क्रिया के बिना, ये भी उल्टा हो गया है। राम नाम के बिना या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा है कि वाणी विष के समान कब हो जाती है? जब आपकी वाणी में राम का नाम नहीं है। तो राम नाम के बिना आपकी वाणी कैसे हो जाती है? विष के समान हो जाती है, जहर बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत की गई है? प्रेम अयनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो देखिए, मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। चित चोर कि चित का जो चोर है, मन को हरने वाला नंद नंद, नंद का बेटा जो नंद है, कौन? श्री कृष्ण के लिए बताया गया है। तो भारत माता में तो श्री कृष्ण का कोई उल्लेख नहीं है, हिरोशिमा के अंदर कोई श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हिरोशिमा की जो विभत्सकारी जो दृश्य है वो बताए गए हैं। स्वदेशी भी एक तरह से भारत माता देशभक्ति की बात है, तो इसमें भी नहीं है। तो कविताएं यहाँ पर ये तीनों बताती है कि तीनों कविताओं में इस तरह का कोई संयोजन नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण की बात कहाँ की जा सकती है? प्रेम अयनी श्री राधिका के साथ की जा सकती है। तो हम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके ए आंसर को सही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जीवनानंद दास। तो देखिए, स्वदेशी नामक जो कविता है वो लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो सी आंसर इसका हमारा सही आएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? भारत माता, लौटकर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या या जीर्ण जनपद। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि स्वदेशी नामक कविता भी प्रेमघन जी ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर स्वदेशी का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, कुछ और ही दिया गया है कि अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं कौन कौन सी है, तो उसमें से भी दे सकते हैं, जरूर नहीं है आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से आएगा। जो मुख्य रचनाएं हैं या काव्य कृतियां हैं या जो भी कृतियां उनकी, उन साहित्यिक रचनाओं में से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको वो भी तैयार करना है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है वो है बच्चों जीर्ण जनपद, ठीक है, क्या है? जीर्ण जनपद। तो डी आंसर इसका हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी कविता किससे संकलित की गई है, किस संग्रह से संकलित की गई है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, प्रेमघन सर्वस्व से या परशुराम की प्रतीक्षा से? तो परशुराम की प्रतीक्षा से तो की नहीं गई है, ठीक है, ये की गई है प्रेमघन सर्वस्व, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन सर्वस्व नाम का एक संग्रह है, उस संग्रह से इस कविता को संकलित किया गया है, स्वदेशी नामक। तो सी आंसर इसका हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? किस जिले के? उत्तरांचल के, ठीक है, उत्तरांचल एक राज्य है और राज्य के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर के, अल्मोड़ा के, बागेश्वर के, अल्मोड़ा के, चमोली के, देहरादून के? तो देखिए वे रहने वाले थे अल्मोड़ा के बच्चों, अल्मोड़ा में वे जन्मे थे, तो बी आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? देखिए जिनकी भी ली गई है भारत माता शीर्षक जो कविता है वो किसी न किसी काव्य संग्रह से ली गई है, कोई न कोई कविता किसी न किसी काव्य संग्रह से जरूर ली गई होती है, तो वो काव्य संग्रह भी आपको याद रखना है। जब आप प्रसंग आता है आपके या कोई व्याख्या आती है तो उस व्याख्या में आपको अगर संदर्भ और प्रसंग लिखते हो तो संदर्भ और प्रसंग के साथ में आपको उस काव्य संग्रह का नाम भी लिखना होता है, ठीक है ना। तो कहाँ से ली गई है? पल्लव से, वीणा से, ग्राम्य से, ग्रंथि से? तो देखिए बच्चों ये ली गई है, ये सारी की ये जो भारत माता कविता है ये ली गई है ग्राम्य से ली गई है, तो सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए उनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचना थी और ये कविता थी एक तरह की, क्या थी ये रचना? कविता, एक कविता संग्रह है, उस संग्रह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी, ठीक है। दोनों ही साहित्य के क्षेत्र में 2 पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट होते हैं, बहुत बड़े सर्वोच्च सम्मान होते हैं, साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर को। तो कविता कौन सी है बच्चों? प्रणभंग, रेणुका, हुकार या उर्वशी? ये तो पता होगा सभी को, ये देखना होगा क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न वैसे भी जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ होता है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक उत्कृष्ट काव्य संग्रह है, वो काव्य संग्रह कौन सा है? क्योंकि ये भी काव्य संग्रह है लेकिन इनमें से उत्कृष्ट काव्य संग्रह थी जो कविता, जो रचना थी, उस रचना के ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और ये थी उनकी पद्य भाषा की। और एक गद्य भाषा में जो उन्होंने एक निबंध लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, उस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका सही आना चाहिए। कई बच्चों का आ रहा है लेकिन कई बच्चों का नहीं आ रहा है, कई बच्चे रेणुका भी कह रहे हैं, कई बच्चे हुकार भी कह रहे हैं, और प्रणभंग तो किसी ने अभी ये आंसर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो आंसर सही है बच्चों उर्वशी, क्या है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी जो काव्य कृति है उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अगर गद्य की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कब हुआ है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा से, जनतंत्र का जन्म से, एक वृक्ष की हत्या से या अक्षर ज्ञान से? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये ली गई है बच्चों जनतंत्र का जन्म, बी आंसर इसका सही आएगा। जनतंत्र के जन्म नामक कविता से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की कविता कौन सी है? कौन सी है? लौट कर आऊंगा फिर,
जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, या हिरोशिमा। हिरोशिमा नामक जो कविता है वो लिखी गई है अज्ञे ने, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था वो बम विस्फोट के ऊपर जो कविता है वो किसने लिखी है, यहाँ पर अज्ञे जी ने लिखी है। तो ये आंसर डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? इन दिनों, देखिए बात सीधी थी पर टेढ़ी हो गई। ये ली गई है उनकी कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से, ठीक है। और यहाँ पर जो कौन सी विधा है ये कहा गया है, तो कौन सी विधा है? कुंवर नारायण की इन दिनों क्या है? समीक्षा है, साक्षात्कार है, कहानी संग्रह है? नहीं, उनका काव्य संग्रह है। इन दिनों क्या है बच्चों? उनका काव्य संग्रह है। तो ए आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति जो ली गई है वो किस कविता से ली गई है? किस कविता से ली गई है? स्वदेशी से, हमारी नींद से, हिरोशिमा से, या जनतंत्र का जन्म से? ये ली गई है बच्चों हमारी नींद से ली गई है। तो बी आंसर इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न चले, क्वेश्चन नंबर 48, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, या रविशंकर किशोर? क्या नाम था? कवयित्री अनामिका नाम की एक कवयित्री थी, उनके पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर था, विष्णु भारद्वाज था, भरत किशोर था, या रविशंकर किशोर था? क्या नाम था? देखिए, तो देखिए उनके पिता का नाम था, ए आंसर सही आएगा, श्याम नंदन किशोर। तो कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अनुष्ठुप किनकी रचना है? अनुष्ठुप प्रेमघन की, कि बद्री नारायण प्रेमघन की, सुमित्रा नंदन पंत की, अनामिका की, या गुरु नानक की? तो देखिए क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें आएगा अनामिका। अनुष्ठुप एक छंद है, इस छंद में जो रचना की गई है वो अनामिका ने करी है। तो सी आंसर इसका हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझता है? बेटा ड को, यानी कि ड के क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ या दादी? यानी कि अक्षर ज्ञान में जो ड है उसको वो क्या समझता है? बहन समझता है, बेटी समझता है, माँ समझता है, या दादी? बच्चों माँ समझता है। वो जो बच्चा है यानी कविता में जो बेटा है वो ड को क्या समझता है? माँ समझता है। तो आंसर सी इसका सही आएगा। झरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? झरा पालक कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, या काव्य है? झरा पालक क्या है? कविता है। अब कविता है तो कविता को क्या बोलेंगे बच्चों? काव्य बोलेंगे, ठीक है। काव्य बोलो या कविता बोलो। तो कौन सी विधा में लिखी गई है? कहानी, निबंध, उपन्यास या काव्य? तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ड आंसर सही आएगा। डी, सॉरी ड नहीं डी आएगा, ठीक है। डी आंसर इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? किस संकलन से ली गई है? देशांतर से, लाइफ एंड सॉन्ग से, एडवेंट से, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे बिना प्रभु तुम प्रभु शीर्षक जो कविता है वो देशांतर कविता संकलन से ली गई है। तो ए आंसर इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? कि जब मेरा अस्तित्व, कि जब मैं ही नहीं रहूंगा, जिसे तुम्हारी पूजा करता हूं मैं, जिसके द्वारा तुम्हारी आराधना की जाती है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो प्रभु उस समय तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा फिर, ये मेरे बिना तुम प्रभु, देखिए, या हमारी नींद। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है ना, तो आप भाव देखिए यहाँ पर कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, कि जब मानव ही नहीं रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम क्या करोगे, है ना। तो मेरे बिना तो हो गया है, एक वृक्ष की हत्या नहीं है, लौट कर आऊंगा ये भी नहीं है, और हमारी नींद ये भी नहीं है। मेरे बिना तुम प्रभु, तो इस कविता संकलन से ये कविता ली गई, ये पंक्ति इस कविता संकलन से ली गई है। तो सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1840 ईस्वी, 2 जून 1875 ईस्वी, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी, या 4 दिसंबर 1875 ईस्वी? तो ये हो जाएगा बच्चों डी आंसर सही आएगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, जीनिया, राबिया या जिमी? तो क्या नाम था उनकी माता का नाम? सोफिया था। क्या नाम था? सोफिया उनकी, सोफी भी बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? सोफी भी कहते थे, लेकिन सोफिया नाम था उनकी माता का नाम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो हिंदी वर्णमाला में जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी स्वर और दूसरी होती है हमारी व्यंजन। संस्कृत में पढ़ा है तो स्वर 13 होते हैं, लेकिन हिंदी में कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस ये ही होते हैं। और संस्कृत की बात करते हैं तो बड़ी री बढ़ जाती है और एक ली बढ़ जाता है, तो कितने हो गए? 11 12 13। ठीक है, तो संस्कृत में 13 हो जाते, हिंदी में 11 हो जाते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये 10 11 12 13, बी आंसर हमारा सही आएगा, 11 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण, द्विगुण का मतलब क्या होता है? दो गुणों वाला, दो गुणों वाला, दो गुणों वाला। ठीक है, क ड़ च ज। अब देखिए, इन्हें क्या बोल सकते हो आप? उपक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? उपक्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। अब उपक्षिप्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अड़ा है, एक तो ड से डमरू जो बोला जाता है ट वर्ग के अंतर्गत, देखिए ट ठ ड ढ और अण, तो इसे तो ड ही बोलते हैं। ड कौन सा बोलते हैं? ये वाला, जैसे डमरू, क्या बोला है? डमरू, हमने बोला है डमरू। इस डमरू में जो ड यूज हुआ है वो ये वाला हुआ है। अब हमने बोल दिया है पेड़, पेड़। अब देखिए पेड़, पेड़ अगर हम ये वाला ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? पेड़। तो पेड़ तो होता नहीं है, क्या होता है? पेड़। अब ये वाला ड तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक गुणी है, हमें द्विगुणी व्यंजन यूज करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अढ़, और ये हो जाएगा अढ़। तो ड और ढ ये दो ऐसे हैं जो द्विगुणी व्यंजन कहे जाते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अड़। बी आंसर हमारा यहाँ पर सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या बोलते हैं? जिसका योग नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई संयोग नहीं है, फिर भी उसको साथ में लेकर चला जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, आयोगवाह या निन्नुनासिक? क्या बोलते हैं? आयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आयोगवाह बोलते हैं। आंसर नंबर सी इसका सही आएगा। त का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए बच्चों, उच्चारण स्थान कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इसमें त का बोला है तो तई आएगा। जैसे क वर्ग है, मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ग में ये आ जाएगा कंठ, ये आ जाएगा तालु, ये आ जाएगा मूर्धा, ये आ जाएगा हमारा दंत और ये आ जाएगा हमारा ओष्ठ। ठीक है, अब कई और भी अलग अलग है, लेकिन मैं वर्गों के अनुसार ही बता रही हूँ। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण स्पर्शी व्यंजन में अगर आ जाता है तो आपको यही लिखना है, कंठ, क वर्ग के अंदर का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत और प का ओष्ठ। अगर स्वर आते हैं, स्वर, स्वर, तो स्वर में आप क्या करोगे? स्वर अ और आ यहाँ पर आ जाएगा, ई और ई यहाँ पर आ जाएगा, ऊ नहीं आएगा यहाँ पर, ऊ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक ए और आई ये हो जाएगा किसमें? ए दे तो, और इसमें हो जाएगा क्या? दंत और तालु में आ जाएगा। ठीक है, और ओ और औ ये कंठ औष्टम में, ये कंठ ओ औ। ठीक है, ये कंठ औष्टम में आ जाएगा, कंठ और ओष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ मिलके बना है। ठीक है ना, ऐसे आपके आ जाएंगे। और य अलावा ये क्या है? अंतस्थ, तो य कहाँ जाएगा, र कहाँ जाएगा? कंपित व्यंजन, इनमें से आते हैं तो आपको यही करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? त वर्ग का कहाँ पर? ये त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? दंत। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही आएगा। तो देखिए, जो भी स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष,
अब देखिए अघोष क्या होता है, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं जब हमारा साउंड निकलता है। एक तो होता है घोष जिसे सघोष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सघोष। एक होता है अघोष, ठीक है। सघोष कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो बता देते सघोष कौन कौन से होते हैं, कोई भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और अघोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा, ठीक है। जैसे हमने क वर्ग ले लिया है, ये हमने क वर्ग ले लिया, क वर्ग में क और ख तो हम यहाँ रख लेंगे, और ख, ग, घ और अंग ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो अघोष पहले आएगा क ख और सघोष बाद में आएगा, यानी ग घ अण, यानी कि जिनमें आवाज आती है वे सघोष होते हैं, जिनमें आवाज नहीं आती है वह अघोष होते हैं। तो अघोष कौन सा होता है, आप आवाज का भी छोड़ दीजिए, अघोष कौन से होते हैं, पहले दूसरे, और सघोष कौन से होते हैं, तीसरे चौथे पांचवे। तो यहाँ पर बताइए कौन सा है, ल, और ये तो क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है, और सघोष और अघोष स्पर्श व्यंजन में ही कहे जाते हैं। तो हमारा जो त आंसर है वो सही आएगा, क्योंकि पहला दूसरा ये त था, ठीक है। अघोष में क्या आ जाएगा, त, सी आंसर इसका सही आएगा। अब तो बना सकते हैं ना आप, यहाँ पर च और छ, फिर ज, झ, य, यहाँ पर ट और ठ, त और थ, यहाँ पर आ जाएगा ड, ढ, अन और त, थ, द, ध और न। हो गया, ये अघोष हो गए, ये सघोष हो गए। तो देखिए ये त आ गया, ये त हमारा अघोष में चला गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि, अब एक ही ध्वनि कैसे हो गई, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया अंश और यहाँ बोल दिया मैंने अंश। अंश और अंश दो प्रकार की है, यहाँ सिर्फ अ और आ में तो सही है, लेकिन श और स का, लेकिन है तो वही स। द्वित हो जाए, दो प्रकार की हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मक बोलते नहीं बोलते हैं। तो कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, संपृक्त, युग्मक, संयुक्त, या इनमें से कोई नहीं बच्चों, युग्मक ध्वनियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये युग्मक ध्वनियां, और कैसे कहलाएगी ये भी देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए एक और उदाहरण, जैसे दीन बोला हमने और एक दीन बोला, तो युग्मक है ही नहीं, सिर्फ कुछ मात्राओं का, कुछ स्वर का या कुछ व्यंजन का फर्क होता है, लेकिन बोलने में जब साधारण तौर पर जिन्हें अक्षर ज्ञान वास्तविक तौर पर ध्यान है कि कौन से वर्ण को किस तरह से उच्चारित करना, वो व्यक्ति तो सही बोलेगा कि अंश क्या है और अंश क्या है। कई बच्चे अंश को भी अंश बोलते हैं और अंश को अंश बोलते हैं, है ना, बोलते नहीं बोलते, तो वो क्या है, युग्मक है, जोड़ा है, कभी इसको ये समझ लिया, कभी इसको ये समझ लिया। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो जुड़वा बच्चों में हम कभी कभी राम को श्याम समझ लेते, शाम को राम समझ लेते, वैसे ही हम उस वर्ण को ये समझ लिया, कभी श को स समझ लिया, कभी स को श समझ लिया, कभी श को स समझ लिया, होता है ना ऐसा, तो वो क्या कहलाते हैं, युग्मक ध्वनियां कहलाती है। तो बी आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पहले तो देख लीजिए शयन क्या है, अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि किसकी है, स्वर संधि का भेद है, ये पांचवा भेद है अयादि संधि। तो श कैसे बना है, श कैसे बना है, जैसे ए धन अन बना है, तो ये क्या हो जाएगा, अया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, श धन, अब हमें ए देखना है, ए की मात्रा, मतलब कोई व्यंजन है उसके अंदर ए की मात्रा देखनी है। शे धन अन, शय धन अन, शय, शय तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आय हो जाएगा। अगर ये आय आ जाता है, ये वाली मात्रा आ जाती है तो यहाँ पर आय हो जाता है, तो शाय तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शे धन अन लगाएंगे, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। शे धन अन से क्या हो जाएगा, शय न बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध यानी कि जो गलत है, गलत है कौन सा है, तालाब तो सही है, दीपिका भी सही है, प्रज्वलित सही है, ज्योत्सना, ज्योत्सना गलत है, यानी कि सी आंसर आएगा। इसका जो सही रूप बनेगा वो ये बनेगा बच्चों, ज्योत्सना, क्या बनेगा, ज्योत्सना बनेगा, तो ये गलत है, सी आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम किसे बोलते हैं, इसे हम पूर्ण विराम बोलते हैं। और देखिए ये हो गया हमारा पूर्ण विराम, ये हमारा योजक चिन्ह, ये हो गया हमारा प्रश्न चिन्ह। अब कौन सा बचा है, जिन बच्चों को आता है वो देख लीजिए, ये हो गया हमारा अल्प विराम, यानी कि जो कॉमा लगता है उसे क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। तो डी आंसर हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। तो देख लेते हैं कितने बच्चों को नहीं पता है ना? नहीं पता है, पता है तो सबको है ना? नहीं पता है वो कौन कौन से बच्चे आ गए हैं इनमें, देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे रहते हैं जिनको नहीं पता होता है, और क्यों नहीं पता है वो हमें देखना है। क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए उनको। जल्दी बताइए, 5, 7 स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6 या 8? अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, क्यों कंफ्यूज होंगे इसके लिए भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने 7 भी पढ़े हैं, क्योंकि मैंने 7 भी पढ़ाए हैं, लेकिन मुख्य भेद कितने होते हैं वो 7 इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आजकल कई बार संधि आ जाती है और हमें वो देखना है, तो उसके लिए मैंने 7 पढ़ाए हैं, लेकिन आपको वो भी देखना है। बस यही कंफ्यूजन जो मैं देख रही थी, जो सोच रही थी ना, वही हो रहा है। 5 और 7 में, 6, 8 में तो है ही नहीं, सभी को पता है। 5 और 7 में कंफ्यूजन हो रहा है। तो बच्चों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? क्योंकि पूर्व रूप और पर रूप संधि को भी जोड़ दिया जाता है, तो हमारे 7 भेद होते हैं। लेकिन हमें मुख्य भेद जब पूछा जाता है, पढ़ने के तौर पर आप संधि में पर रूप और पूर्व रूप को जोड़ सकते हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, 5 भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आपको कितना लिखना है बच्चों? 5 ही लिखना है, क्योंकि हमारा स्तर क्या है? 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा तक आपको केवल और केवल 5 भेद लिखने हैं, तो ये आंसर हमारा सही आएगा। 5 भेदों में कौन कौन सा है? सबसे पहले आ जाएगा हमारा दीर्घ, फिर आ जाएगा हमारा वृद्धि, फिर आ जाएगा हमारा गुण, फिर आ जाएगा हमारा यन, फिर आ जाएगा हमारा अयादि। तो 5 संधि हो चुकी है। अगला देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय। हिमालय तो किसी पर्वत का नाम है, अगर पर्वत आता तो हमारी जातिवाचक हो जाती, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक है। ठीक है, क्या होता है? जैसे संज्ञा का बताना है तो संज्ञा में किस प्रकार का, जैसे मैंने बोल दिया कि राम गया, तो राम क्या है यहाँ पर? जातिवाचक। मैंने कहा लड़का गया तो क्या हो गया? राम गया तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? लड़का क्या हो गया? जातिवाचक। अच्छा क्या हो गया? उसका भाववाचक। राम क्या हो गया? उसका व्यक्तिवाचक। तो ऐसे अलग अलग बताना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कक्षा, तो कक्षा क्या है? पूरा जातिवाचक, जातिवाचक में समूहवाचक। मैंने कहा यहाँ पर चीनी, चीनी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ किस में आ जाता है? द्रव्यवाचक। अगर द्रव्यवाचक नहीं है बच्चों तो आपको क्या लगाना है? व्यक्तिवाचक लगाना है, क्योंकि पदार्थ का नाम है। आप जातिवाचक में नहीं रखोगे इसे। ठीक है, अगला आ जाता है, देखिए जैसे आ जाता है, मैंने बोल दिया है वन। वन क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक, क्योंकि पूरे ग्रुप को बता रहा है। मैंने कह दिया छात्र, छात्र किसी एक बच्चे के लिए नहीं कहा है, छात्र क्या होता है? एक समूह होता है। तो जहाँ समूह की बात आती है वहां पर सभी जातिवाचक में जाएगा। तो हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन पर्वत अगर आता हिमालय की जगह तो वो जातिवाचक हो जाता। नदी, नदी का नाम नहीं है कोई। यहाँ पर मिठास, मिठास क्या हो गया? एक प्रकार का भाववाचक हो गया, भाववाचक हो गया है। देखिए, और दूध, दूध क्या हो गया? एक प्रकार का द्रव्यवाचक हो गया है। ठीक है, और हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब नदी का नाम थोड़ी ना है। अगर गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, जो भी कृष्णा, जो भी नदी का नाम होता, गोदावरी, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन नदी लिखा है तो नदी क्या है? एक प्रकार की नदी है, बहता हुआ कोई एक स्थान है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? जातिवाचक हो जाएगा। क्या बोल देंगे इसे? जातिवाचक। तो बी आंसर इसका हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो। देखिए ध्यान, यहाँ व्यक्ति और वस्तु के बारे में नहीं पूछा है, ऐसे कहा है कि किसी जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, नर यानी कि पुल्लिंग, मादा यानी कि स्त्रीलिंग जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक या सर्वनाम। तो बच्चों क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। बहुत ही इजी और आसान है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? नर मादा लिख दिया, क्या कहते हैं, है ना। आगे देखिए बच्चों, नाखून शब्द में कौन सा लिंग है? नाखून। कई बच्चे कहेंगे हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वाक्य, मैम ने कहा था कि वाक्य प्रयोग करके देखना। अगर आपके वाक्य प्रयोग करने में बढ़ते हैं, बढ़ता है, या काटना है या काटनी है, ऐसा आता है, तो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा हुआ है पढ़ाई का।
तो स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए नाखून जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ए आंसर इसका सही आएगा। अगला देखिए, निम्न में तत्सम शब्द कौन से और होते हैं? और तत्सम बच्चों क्या होते हैं? देखिए तत्सम और तद्भव उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी, ठीक है। तत्सम तो उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से यथावत आ गए हैं हिंदी में और अपना स्थान बना लिया है। तद्भव वे कहते हैं कि संस्कृत का हिंदी रूपांतरण। देशज उन्हें कहते हैं कि जो बोलचाल की भाषा में सामान्य आदमी या सामान्य जनता प्रयोग करती हो। और विदेशी उन्हें कहते हैं जो विदेश से आए हुए भाषा के साथ में और हिंदी में प्रवेश कर गए और अपना स्थान बना लिया, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर तत्सम? नाक, इसको नासिका बोलते हैं, जीभ, इसको जीवा बोलते हैं, नीम के निम्ब बोलते हैं, निम्ब, ठीक है, ओष्ठ, इसको होठ बोलते हैं। होठ किस में बोलते हैं? तद्भव में। तो ये जो ओष्ठ है ये हमारा तत्सम शब्द है बच्चों, तो डी आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 70 प्रश्न। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग, प्रियतम का क्या हो जाएगा? प्रियतमा, प्रियतमी, प्रियतमामी या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता ही है, तो क्या होगा? प्रियतमा। आंसर नंबर ए इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहां से किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। साधुओं की संगति से, सबसे पहले तो कारक यानी कि विभक्ति। कारक का मतलब क्या हो गया है? विभक्ति। और विभक्ति के चिन्ह यहाँ पर कौन से पता चल रहे हैं? अगर आपको कारक आते हैं उंगलियों पे गिने हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी बच्चों को कारक अपनी उंगलियों पे गिने हुए होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण मैपे पर संबोधन है अरे वो। अगर आपको कारक पता है तो आप कर लोगे। तो यहाँ पर मेरी कौन सी विभक्ति है? देखिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो साधुओं की संगति से बुद्धि का सुधरना क्या हो गया? कि साधुओं की संगति ने सहायक हो गए। तो सहायक हो गए तो कौन सा से हो गए? यहाँ पर करण हो गया है, ठीक है। कौन सा? या साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है, ये भी हो सकता है के द्वारा। अब चाहे आप के द्वारा लिखो या से लिखो, एक ही बात है। तो ये किस में आएगा? संप्रदान में आएगा, करण में आएगा, अपादान में या संबंध में? अब कई बच्चे होंगे जो अपादान और करण में कंफ्यूज होंगे, लेकिन अपादान में क्या होता है? अलग होने का कार्य होता है, और करण में क्या होता है? सहायता के लिए कार्य होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो से क्या एक तरह का सहायक चिन्ह प्रस्तुत हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल कितने सर्वनाम बोला है? सर्वनाम के भेद नहीं पूछा है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। भेद नहीं पूछा है बच्चों, भेद तो 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने हैं? 10, 9, 11, 8। कई बच्चे तो देखेंगे ही नहीं कि सर्वनाम पूछा है या सर्वनाम के भेद पूछे हैं या प्रकार पूछे हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार है, ये नहीं कि भाई इसमें हमारे तो 6 होते हैं, 6 तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वनाम पूछे। सर्वनाम कौन कौन सा होता है? वह, वे, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, है ना, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं बच्चों, सी आंसर इसका सही आएगा। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, कोई क्रिया करी है और उसका व्यापार या फल, व्यापार यानी वो क्रिया का पूरा प्रतिफल किस पे जा रहा है? कर्ता पर जा रहा है। वे क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। अब कर्ता पर होता है, क्रिया पर नहीं। अगर क्रिया पर है और कर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां लिख दिया है राम खाता है, राम खाता है। अब हमने प्रश्न किया कि राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? क्या खाता है? क्या जवाब मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। तो राम इस जो क्रिया है यहां पर क्या बोला है कि क्रिया का व्यापार और फल, क्रिया का पूरा व्यापार और फल किस पे पड़ा है? राम पर, कि राम खाता है। कौन खाता है? राम खाता है। अब क्या खाता है उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या का अगर मिल जाता तो यहाँ पर कर्म बन जाता और कर्म आ जाता है यानी कि सकर्मक हो जाता।
और सकर्मक नहीं है, इसका मतलब कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक होती है, और जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी आंसर यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं घड़ा भरता हूं, मैं घड़ा भरता हूं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? एक बच्चे ने डाउट ग्रुप में मुझसे यही प्रश्न पूछा था, और कि मैं घड़ा भरता हूं कौन सी क्रिया है। अब देखिए बच्चों, इसके लिए आपको मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देती हूं कि मैं घड़ा भरता हूं या भरती हूं, ठीक है, एक ही बात है। मैं घड़ा भरता हूं, तो यहां पर मैं क्या हो गया? कर्ता, ठीक है। भरता हूं क्या हो गई? क्रिया। अब जो कर्ता है वो क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? घड़े के भरने की। अब घड़ा क्या हो गया? एक प्रकार का कर्म हो गया है। तो जहां पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का संयोजन हो, वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अब केवल आ जाता कि मैं भरता हूं, मैं क्या भरता हूं? तो अगर भरता हूं केवल और केवल मैं भरता हूं तो अकर्मक क्रिया में चला जाता, ठीक है। किस में चला जाता? अकर्मक क्रिया में चला जाता। लेकिन क्या बोला? मैं घड़ा भरता हूं, है ना। तो घड़ा भरने का कार्य किया है, तो घड़ा क्या एक प्रकार का कर्म है, और कर्म जहां पर होता है वो कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक। तो इसमें क्या आंसर सही आएगा? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर सही आएगा? सकर्मक क्रिया, ए आंसर इसका सही आएगा। अब देखिए बच्चों, कई बच्चे कहेंगे कि द्विकर्मक तो होती नहीं है, लेकिन होती है। देखिए कैसे होती है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। यहाँ बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लो, है ना। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अब सकर्मक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। अगर कहता है यहां पर होता है कि मैं घड़ा भरता हूं, मैं भरता हूं आ जाता है तो अकर्मक। अब मैं घड़ा भरता हूं कौन सा हो गया? सकर्मक। और सकर्मक में भी जो मैं है, यानी कि ये जो करता है वो कितनी क्रिया कर रहा है? एक ही क्रिया कर रहा है, इसलिए एक कर्मक में चला जाएगा। मैं घड़ा भरता हूं। अगर आ जाता है कि मैं घड़ा भर कर, यहां आ जाता है कि मैं घड़ा भरकर लाता हूं, तो देखिए कितनी क्रिया है यहाँ पर? एक तो भरने की क्रिया है, एक तो उसने भरने का काम किया और फिर लाने का काम किया। मैं घड़ा भरकर लाता हूं, तो ये हो गया बच्चों द्विकर्मक। कौन सा हो गया? ये द्विकर्मक, ठीक है। जब भी ऐसी कोई क्रिया होती है, मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूं, तो पहली क्रिया में कर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कर। तो पहली क्रिया में अगर कर लगता है तो वो द्विकर्मक में जाएगी। मैं घर आकर सोता हूं, मैं खाना खाकर पढ़ता हूं, मैं खाना खाकर खेलता हूं, मैं बाजार जाकर सामान लाता हूं, तो ये सब क्या हो गए? द्विकर्मक क्रिया। समझ में आ गया सभी को कि एक कर्मक क्या है और द्विकर्मक क्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर ए आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद या 8 भेद? तो देखिए भूतकाल भी कई 6 प्रकार का होता है। एक तो सामान्य भूतकाल होता है, एक पूर्ण भूतकाल होता है, एक आसन्न भूतकाल होता है, एक अपूर्ण भूतकाल होता है। इस तरह से यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। कितने? 6 भेद होते हैं, तो बी आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा विभाजन करके बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बैक पीछे की साइड मत जाना, बिल्कुल भी नहीं, चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? मैंने 4 भेद बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे ये भी पता होगा। देखिए आंसर मैंने बता दिया, लेकिन 4 भेद कौन कौन से बताए थे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन से भेद थे। 4 उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो मुझे नाम चाहिए यहाँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आंसर तो सही आ रहा है, 4 भेद है, ठीक है। सी आंसर हमारा सही आएगा। मैं लिख लूंगी लेकिन दोबारा हो जाएगा क्योंकि उससे पहले मैं लिख चुकी हूं, है ना। आगे देखिए, घोटक शब्द क्या है? घोटक तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। देखिए सबसे पहले तो घोटक किसे बोलते हैं? अश्व को। तो अश्व क्या हो गया? तत्सम। अब तत्सम का ये कौन सा रूपांतरण है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देश, ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। अगर घोड़ा बोलते हैं तो घोड़ा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का देशज हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक जिसमें केवल एक मात्रा लगती है। जैसे हमने यहाँ पर स्वर देखे थे, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें मात्रा कितनी लगती है। मात्रा का मतलब ये होता है कि ध्वनि कितनी लगी है। एक लगी है, दो लगी है। एक ध्वनि यानी कि थोड़ा सा एक समय लगा है या डबल समय लगा है। इनको उच्चारित करने में ध्वनि या मात्रा का मतलब ध्वनि यानी कि समय। ठीक है, आपको उच्चारित करने में आपको जो समय लग रहा है वो एक समय लग रहा है, डबल समय लग रहा है। तो दीर्घ है, दीर्घ यानी बड़ा। अब बड़े को बोलने में तो भाई दीर्घ समय कितना, डबल समय लगता है ना। तो ये क्या हो गया? द्विमात्रिक। क्या हो गया है? द्विमात्रिक। अब इनको बोलने में ह्रस्व यानी कि छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। अब इनको बोलने में कम समय लगा या नहीं लगा? थोड़ा सा समय लगा, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? एक मात्रिक बोलेंगे। अब काउंट कर लीजिए कि एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5। यहाँ आ जाएगा 4। सी आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह शब्दांश बोला है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है। ठीक है, कार नहीं, कोई भी शब्द लिखा हुआ। ठीक है, कोई भी यहाँ पर शब्द लिखा है, अगर जो यहाँ पर जोड़े जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो बाद में जोड़े जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं उन्हें तो उपसर्ग पहले, और अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ पर है क्या हमारा आंसर? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, आग, फूल, चिड़िया या चतुर्दश? चतुर्दश तो तत्सम आ गया है, फूल और आग तद्भव आ गए हैं। चिड़िया जो है, चिड़िया क्या है? देशज शब्द है। तो सी आंसर हमारा सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश क्या बोला है? देखिए जब भी आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो दो तरह के शब्द उच्चारित करेंगे। कैसे उच्चारित करेंगे कि जैसे आपने कोई भी शब्द, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रतिकार, पूरा 4 वर्णों का शब्द है, इसमें मात्रा का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मैंने बोला कैसे? पहले फटाफट मैंने ये बोल दिया और फिर ये बोला प्रतिकार। क्या बोला मैंने? प्रतिकार। अब बोला, अब इसमें से आपसे पूछ लिया है कि उपसर्ग कौन सा है? प्रति, और प्रत्यय कौन सा है? कार। क्योंकि कार उपसर्ग लगा, प्रत्यय लगाकर भी आप कई शब्द बना सकते हो, अधिकार, प्रतिकार, है ना, प्राधिकार। ठीक है, और प्रति उपसर्ग लगा के भी आप कई शब्द बना सकते हो, प्रत्येक, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, है ना, कोई शब्द बना सकते हो। तो प्रति और कार जब हम उच्चारित करते हैं, उच्चारित करने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और जिनका अलग ही एक अर्थ निकलता है, और अगला जो शब्द है उसका अलग अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग या प्रत्यय अलग अलग हो जाते हैं उच्चारित करने में। तो उपनिवेश, निवेश एक शब्द है बिल्कुल, और इसमें क्या अलग हो रहा है? उप। तो क्या उप हमारा उपसर्ग है? यहाँ पर उप, उपनी या उप, ये आ गया हमारा डी आंसर। तो उप इसका उपसर्ग है उपनिवेश में। ठीक है, अगला देखिए, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? सबसे पहले तो पीछे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। तो बोली, बोली में देखिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले बोल, अब बोल के अंदर आप ई की मात्रा जोड़ लीजिए तो ये क्या बन जाएगा? बोली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोली। बोल से बोली बन गया तो ई हमारा उपसर्ग आ गया। ई है क्या? ये रहा हमारा ई, बड़ी ई हमारा उपसर्ग है क्योंकि बड़ी मात्रा लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय, निश्चय शब्द का विशेषण, विशेषण बताना है। किसी भी शब्द का विशेषण उसका अगला रूप होता है। निस्तेज ये बिल्कुल नहीं है, निश्चित, निश्चिति ये भी कोई शब्द नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि है इसलिए ये भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं आएगा। निश्चय का विशेषण होता है निश्चित। आप इस निश्चित को ऐसे भी लिख सकते हो, निश्चित। ठीक है, तो ये निश्चित भी सही है और ये निश्चित भी सही है। आप बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि हम लोग तो यही लिखते हैं, ये किताबों में लिखा हुआ होता है।
प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन। अगर इसमें उपसर्ग की बात आती है तो हम प्रति उपसर्ग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समास पूछा है प्रति। अब प्रति क्या है? एक प्रकार का, देखिए जब मैंने समास पढ़ाए थे आपको क्या बोला था, पूर्व पद और उत्तर पद का ध्यान रखना है। पूर्व पद की पहचान क्या है, उत्तर पद की पहचान क्या है, ये पता करनी है। तो सिर्फ पूर्व पद और उत्तर पद के प्रधान होने से या कौन कौन सी निशानियां हैं उनके अनुसार ही आप बता दोगे कौन सा समास है। तो प्रति क्या है, मैंने क्या बोला, प्रति क्या उपसर्ग में आता है, प्रति एक उपसर्ग में आता है। और उपसर्ग वे होते हैं या अव्यय होते हैं जो अविकारी होते हैं, जो किसी भी लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे यथावत रहते हैं। तो प्रति यथावत रहता है तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या हो गया, अव्यय। क्या हो गया, ये अव्यय। और अव्यय जहां पूर्व पद अव्यय होता है वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। अगर फिर भी आपको नहीं आता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना, द्वंद्व में क्या होता है बच्चों, दोनों पद प्रधान होते हैं जैसे माता पिता। बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है जिसमें देवी देवताओं के नाम सबसे ज्यादा आते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, 3, 4, 5 है ना, अष्ट अध्याय पंचरत्न ऐसे आते हैं। लेकिन अब प्रतिदिन है तो आपको कुछ नहीं करना है, अव्ययभाव समास राइट करना है, बी आंसर इसका सही होगा। समास मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप सबको आता होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है, किसी न किसी तरह पदबंध। पदबंध देखिए संज्ञा के अनुसार भी होता है। अगर जहां पर किसी संज्ञा की बात की जा रही है, संज्ञा को विशेष प्रमुखता दी गई है तो संज्ञा पदबंध होगा। अगर यहाँ पर सर्वनाम की बात की जा रही है, सर्वनाम यानी कि वह, मैं, तुम, उसने, उसे, अगर यहाँ पर किसी विशेष या गुण की बात की जा रही है तो विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, किसी क्रिया की धीरे धीरे चल रहा है या जोर जोर से चल रहा है या जल्दी जल्दी चल रहा है या थोड़ा ज़्यादा ऐसे आ रहा है तो क्रिया विशेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण आ जाएगा। अगर अव्यय की बात की जा रही है तो अव्यय आएगा। और अगर किसी न किसी तरह अगर क्रिया की बात आ रही है, केवल और केवल क्रिया की, तो क्रिया विशेष, क्रिया पदबंध आ जाएगा। ठीक है, क्रिया पदबंध आ जाएगा। तो ये पदबंध के कई प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी न किसी तरह, यानी किसी न किसी तरह वो काम होना है। तो कौन सा पदबंध होगा ये, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। अब संज्ञा पदबंध तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर किसी संज्ञा का नाम नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, वह, मैं, तुम, उसे, तुम कुछ नहीं है, आप, है ना। विशेषण भी नहीं है क्योंकि कोई ऐसी विशेषता भी नहीं बताई है। धीरे धीरे करना है या जल्दी जल्दी करना है, ये है क्या। या फिर किसी क्रिया का भी नहीं बताया कि कौन सी क्रिया, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, सोना है, जाना है, कोई क्रिया भी नहीं बताई है। क्या बोला है, किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह या जैसे तैसे हो, कैसे भी करके वो काम होना है, वो क्रिया करनी है। तो जैसे क्रिया भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बच्चों क्रिया विशेषण पदबंध। तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए शब्द आ गया, देख लीजिए, इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। इसलिए जो चिन्ह आता है वो कहाँ पर आता है, संयुक्त में आता है, सरल में आता है, मिश्र में, किसी में नहीं। तो देखिए बच्चों ये आता है मिश्र वाक्य में, तो सी आंसर इसका सही होगा। अब सरल वाक्य तो कैसा होता है, बिल्कुल ही सरल, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें और, अथवा, या इस तरह से जो शब्द लगते हैं। और मिश्र वाक्य में इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, क्योंकि, ये आता है। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है, सह जाना, खूब याद करना, व्यर्थ निंदा करना या भटकना। तो भटकना तो नहीं होगा, सह जाना भी नहीं होगा। चांद पर यानी कि कोई बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और उसके आप बुराई कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या, चांद पर थूकना। चांद है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और उसके आप बुराई कर रहे हो, तो यानी कि व्यर्थ निंदा करना, बेकार निंदा करना। तो सी इसका आंसर सही होगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या है, सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सुलभ का मतलब आसानी से प्राप्त, आसानी से प्राप्त। ठीक है, इसका विलोम, विलोम यानी कि बिल्कुल उल्टा बताना है। संयोग, सरल, सम्मान या दुर्लभ। तो संयोग तो क्या होता है, वियोग का। सरल का क्या होता है, कठिन का। सम्मान का क्या होता है, अपमान का। और दुर्लभ क्या होता है, सुलभ का, जो कठिनता से प्राप्त हो जाए। तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है। तालाब के सर, तालाब, तड़ाग, है ना, सरोवर, ये होते हैं। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है,
विभूति, नीर, समीरन या तड़ाग, ये आ गया तड़ाग। ठीक है, तड़ाग, तड़ाग का मतलब कि क्या होता है, तालाब होता है। और तालाब तो एक तरह का हिंदी रूपांतरण है, और ये लेकिन ये जो तड़ाग है, तड़ाग वो क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध देखना है। उज्ज्वल, साप्ताहिक, प्रेयसी, सन्यास। सन्यास ऐसे ही लिखते हैं क्या? बिल्कुल सही है। प्रेयसी भी ऐसे लिखते, साप्ताहिक भी ऐसे ही लिखते, लेकिन उज्ज्वल है वो ऐसा नहीं लिखते बच्चों। उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये आंसर ए हमारा सही आएगा कि ए इसमें गलत है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहले तो शब्द पूछा था, अब क्या पूछ लिया, वाक्य पूछा है। तो वाक्य कौन सा है? उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, या वह उत्तीर्ण हो गया। तो देखिए बच्चों, उसने जल्दी घर जाना था, उसने नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा उसे जल्दी घर जाना था। बाकी सारे ये सही है, एक यही है जो गलत तरीके से था, इसलिए ये आंसर हमारा सही आएगा। कई बार सर्वनाम में, कई बार क्रिया में, कई बार वाक्य के है, था, कौन से वाक्य में, कौन से काल में बोल रहा है, कौन से लिंग का है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, वचन का। ठीक है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? उ प्लस दोग, उत प्लस दोग, उधो प्लस ग या उद प्लस योग। अब देखिए बच्चे जो कंफ्यूज होंगे ना, इनमें और इनमें तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनमें होंगे। अब इनमें होने के लिए हम इसका संधि विच्छेद ही कर डालते हैं। क्या बोला है? उद्योग। ठीक है, उद्योग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग। ठीक है, क्या बोलते हैं? उद्योग। अब आपने यहाँ कहा कि उद प्लस योग भी हो सकता है, लेकिन उद प्लस योग कब होगा? जब हम संधि बनाते हैं। अब संधि विच्छेद करते हैं तो ये कौन सा वर्ण है बच्चों? तीसरा, त थ द। अब संधि विच्छेद करेंगे तो 1 का 3 और 3 का 1 का नियम आपको पता होगा, तो ये क्या है? तीसरा। तो हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका पहला हो जाएगा और प्लस योग हो जाएगा, उत प्लस योग क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। तो ये बी आंसर हमारा सही आएगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, बस यही चीज ध्यान में रखनी है, 1 का 3 और 3 का 1। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका कोई भी जो संधि विच्छेद है ना, ये व्यंजन संधि में आता है और जश्व संधि में आता है, और ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, स के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? पहले तो उच्चारण करके देखिए, आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं। स कौन सा स है? स ये वाला। स 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है, और एक हमारा ये होता है। अब इनका तीनों का उच्चारण स्थान अलग है। ये जो श है वो मूर्धा में आता है, श। हमारी जो जीवा है वो हल्की सी मूर्ति है। ये श है वो जो तालु में आता है। ये श बोलने के लिए हमारी जीभ को जैसे च वर्ग बोलते हैं ना, च छ, वैसे श। ठीक है, ऐसे ही बोलना है। और ये जो स है हमारी दांतों को स्पर्श करता है, क्योंकि दंत जब त वर्ग बोलते हैं, त थ द ध न, और स ये भी ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो स किसको स्पर्श करता है? स बोलने में हमारी जो जीभ है किसको स्पर्श करती है? मूर्धा, ओष्ठ, तालु या दंत? दंत को स्पर्श करती है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेहतर क्या है? पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होगा? मेहतराइन, मेहतरानीन, मेहतरीन या मेहतरानी। तो देखिए बच्चों, ये तीनों ही गलत आएंगे, मेहतरानी सही होगा। ठीक है, मेहतरानी। आगे देखिए, अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? महामूर्ख होना, दोनों और संकट होना, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, और दोहरा फायदा। अंधी पी से, अगर अंधा व्यक्ति है वो पीस रहा है, उसको क्या पता मैं जो पीस रहा हूँ वो कौन कौन खा रहा है। ऐसे ही जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो कमा कमा कर, यानी कि अपनी आमदनी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपना धन इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मूर्ख लोग हैं, अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ही उस धन का लाभ उठा लेते हैं। तो क्या बोला है? मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? यह कोई नया काम नहीं है, ये निश्चयवाचक क्या है? क्या बोला है? यह कोई नया काम नहीं है, ये तो पुराना ही काम है, तो निश्चयवाचक में चला जाएगा। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है?
मोहन खाता है। सबसे पहले तो देखिए कर्ता का पूरा प्रभाव किस पे जा रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है, कर्ता पर। अब कर्ता पर जा रहा है तो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है, क्योंकि कर्म, संप्रदान, संबोधन ये तो है ही नहीं, क्योंकि हे मोहन आ जाता, यहाँ पर के लिए आ जाता या को आ जाता, यहाँ पर से आ जाता, कोई चिन्ह तो लगे ही नहीं विभक्ति के। जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, या मोहन ने खाया, ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है ना। ए आंसर इसका सही होगा। चादर शब्द में कौन सा लिंग है, चादर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। चादर, चादर ओढ़नी चाहिए या चादर मैली है ना, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बी आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, च का उच्चारण स्थान क्या है। अभी उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था। च कहाँ से बोला जाता है, हमारी जीभ ऊपर तालु में स्पर्श करती है तो तालु होगा। क्या होगा, तालु। ये हो गया तालु। सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अ ई उ री ये कौन से स्वर है, रस्व, दीर्घ, प्लुत या इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले ही बताया है, पूरे स्वर का विभाजन करा है मैंने, वर्णमाला का भी विभाजन किया है, फिर स्वर के भी 2 भाग बताए हैं, उनमें से ये अलग बताए हैं चारों और बाकी के अलग बताए हैं। तो कौन सा होगा बच्चों, बताओ। अ ई उ री ये बिल्कुल कम समय लगने वाले है, एक मात्रिक वर्ण है, स्वर है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, दीर्घ, स्वर, रस्व, प्लुत या इनमें से कोई नहीं बच्चों, रस्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रस्व। ए आंसर इसका सही होगा। देखिए बच्चों 100 क्वेश्चन पूरे हुए, अभी और बचे हैं, लेकिन अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 100 में से कितने सही हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की, मैक्स मुलर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या भीमराव अंबेडकर की। तो बच्चों ये है रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डी आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है, काले रंग की, नीले रंग की, सफेद रंग की, लाल रंग की। सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की है। ए आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, जापान, भारत, यूनान और चीन। अब देखिए मैक्स मुलर ने अपने साहित्य में भारत की बड़ी विशेषताओं को बताया है, बड़ी तारीफ करी है, बड़ी प्रशंसा करी है। तो उनके साहित्य में, उनकी दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। तो हमारा आंसर बी सही आएगा, भारत आंसर सही होगा। मैडलिफ किसकी रचना है, अमरकांत जी की, रामविलास शर्मा की, अशोक वाजपेयी की या गुणाकर मुले की। तो देखिए जो मैडलिफ है वो गुणाकर मुले की रचना है। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं। देवगिरी के नंदी नागरी में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या इनमें से कोई नहीं। देखिए देवगिरी के जो यादव शासक है उनके जो लेख है वो देवनागरी में मिलते हैं बच्चों, देवनागरी लिपि में, ठीक है। कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। और इसी लिपि को हमारे भारत ने अपनाया है। हमारे भारत की जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में ही है, और ये देवगिरी के यादव शासकों की लिपि थी, ठीक है। और बहुत ही सरल लिपि थी, सरल नहीं कहेंगे, आसानी से समझ में आने वाली थी, जिसको पढ़ा जा सका था, इसलिए इस लिपि को हमारे देश की लिपि बता दिया है, हिंदी भाषा की लिपि बता दिया है, ठीक है। तो देवगिरी के यादव शासकों की जो लिपि थी इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आंसर सही आएगा, क्योंकि सही आंसर क्या है, देवनागरी, और देवनागरी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में या 1978 ईस्वी में। तो देखिए कब हुआ था उनका जन्म, 1977 ईस्वी में। सी आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। गिरिजा देवी के संगीत से, शोभा गर्टू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से या रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। तो देखिए बच्चों रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से हुई थी, तो डी आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी किसकी पाठशाला है, विद्या की, संस्कृति की, नाच की या गाने की। बच्चों संस्कृति की पाठशाला है, काशी में संस्कृति दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, वो काशी यानी वाराणसी यानी कि बनारस में जाकर देखिए कि भारतीय संस्कृति क्या है। आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1870 ईस्वी में, 1871 में,
1869 में या 1872 में? अभी आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? एकदम सही, वेरी गुड। ये हुआ था बच्चों 1869 ईस्वी में। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी को महात्मा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? गांधी को मोहनदास करमचंद जी को महात्मा जो उपाधि दी थी, महात्मा, वो किसने दी थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी थी। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। आगे देखिए बच्चों, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद था? बहुत ही विवादित था और महाभारत लिखी गई थी। सबसे पहले किसका प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, शार्लेट बांटे का, जैन ऑस्टिन का या अल्बर्ट कैमस का? तो देखिए बच्चों, किसका? पीटर ब्रूक का। ये आंसर हमारा सही होगा। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को या अपनी नानी को? तो बच्चों, बिरजू महाराज अपनी अम्मा को ही सबसे बड़ा जज समझते थे, तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है? त, थ, द, ध, न क्या बोलते हैं? कौन सा उच्चारण स्थान है बच्चों? दंत। अब तक तो मुझे लगता है आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतना तो बता दिया है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, और जो मैंने पूरी टेबल बनाई है स्पर्श व्यंजनों की, वो आप अपनी कॉपी में नोट करके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है नोट करना। बिना नोट करे आप ग्रामर को समझ ही नहीं सकते। जिन बच्चों ने ग्रामर की क्लास ली है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जो मैं अभी बता रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपके अनक्लियर है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, निश्चल। अब क्या होता है देखिए बच्चों, निश्चल बोला है, ठीक है, निश्चल शब्द का। अब क्या होता है कि नी के बाद अगर आधा श लगा है या आधा स लगा है या आधा श लगा है, ठीक है, चाहे ये वाला श लगा हो चाहे ये वाला श लगा हो, इस तरह से लगता है ये, और ये वाला स लगा हो, इनकी सबकी जगह क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। एक नियम है, उस नियम के अनुसार विसर्ग संधि में जब ये श बन जाते हैं तो सत्व संधि का रूप ले लेती है, ठीक है। सत्व संधि में विसर्ग श बन जाता है और श विसर्ग बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये विसर्ग बन गया और ये छल बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? निह धन छल। तो डी आंसर हमारा सही होगा। डी आंसर, सॉरी सी लिख दिया है मैंने, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मई शब्द कौन सी संज्ञा है? मई क्या है? एक महीने का नाम, महीने का नाम। अगर महीना होता तो हमारा जातिवाचक में चला जाता, लेकिन मई क्या है? जनवरी क्या है? व्यक्तिवाचक, महीने का नाम है। ऐसे ही सोमवार क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो सप्ताह का नाम है, ठीक है, सप्ताह का नाम है, किसी दिन का नाम रखा गया है। ऐसे महीने का नाम कौन से महीने का है भाई? कौन से महीने का नाम बताना है, तो नाम जहां आएगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? अपराध, अपराध शब्द में बच्चों होता है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम फटाफट फटाफट करवा रही है, ज़्यादा हमारे कमेंट नहीं देख रही है, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो उसके लिए देखिए ये सब क्यों है? क्योंकि समय की कमी है। फालतू की बातों में हम लग गए तो हमारा जो ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी होने से, लंबी करने से मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि जितना हमें पढ़ना है वो यहीं पढ़ना है, और हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ रिवीजन हो रहा है, एक तरह की क्लास है, ताकि आपके जो भी MCQs आने वाले हैं वो क्लियर हो जाए कि आपको कैसे अटेंड करने हैं इनको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर हम क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? कर्पूर क्या है? संस्कृत में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कपूर, कपूर बोलते हैं ना। और कर्पूर क्या हो गया है? एक तरह का क्या हो गया यहाँ पर?
तत्सम हो गया है। क्या हो गया है? तत्सम हो गया है। तो सी आंसर होगा। क्या होगा इसका? सी होगा। शाम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शाम। शाम तो क्या है? पुल्लिंग। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा? शामी, शामिनी, शामलिनी या श्यामा। श्यामा होता है ना, नाम होता है लड़कियों का श्यामा। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही होगा। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? कारक। अब देखिए चिन्ह कौन सा आ रहा है? डाल पर चिड़िया गाती है ये वाला नहीं है। हमारा जो चिन्ह आ रहा है वो पर। अब पर किस में आता है बच्चों? डाल पर चिड़िया गाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पे पर आ गया। पर आया यानी कौन सा है? अधिकरण। तो हमारा क्या आ जाएगा? अधिकरण, संबंध, अपादान या संप्रदान। तो ये तीनों ही नहीं होंगे क्योंकि संप्रदान के लिए को, के लिए या को, अपादान से संबंध का के की, और यहाँ आ जाएगा मैं पर। ठीक है, तो पर आ गया हमारा, तो अधिकरण हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा सही होगा। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाण। परिमाण में तो क्वांटिटी बताते कितना है, ज्यादा है, अधिक है, सब है ना, कम है। संख्यावाचक में बताते हैं कि 2, 3, 4 ऐसे बताते हैं। और गुणवाचक में बताते हैं कि अच्छा है, गंदा है, ऊंचा है, नीचा है, ये गुण बता दिया। सफेद है, काला है, नीला है ना। अब आया सार्वनामिक जो सर्वनाम को बता रहा है कि यह कलम किसकी है। ये जो कलम है ये किसकी है? यह कलम किसकी है? यह कलम किसकी है? वह राम है। वह ऐसे पॉइंट करके बताते हैं कि वह राम है। राम तो है पता है, लेकिन वह राम है, तो सर्वनाम बताया। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके कभी वाक्य को बोला जाता है तो वो सार्वनामिक होता है। कैसा होता है? सार्वनामिक होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो यह बता रहा है यह क्या होता है? सार्वनामिक। तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिए, मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, लिया। ठीक है, या खा रहा हूं या खाता हूं नहीं, खा लिया है। जब लिया होता है ना इसका मतलब वो भूतकाल में चला जाता है। ठीक है, और ये आसन्न भूतकाल में जाएगा। किसमें? आसन्न भूतकाल में, कि अभी अभी वो काम पूरा हुआ है। मैंने खाना खा लिया है कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो काम पूरा हो गया है, यानी कि भूतकाल में चला गया। आसन्न यानी बिल्कुल समीप, एकदम पास वाला भूतकाल है। तो फिर भी हमसे ऐसा तो पूछा नहीं है, सिर्फ हमसे तो काल पूछे, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भूतकाल। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प शब्द क्या है? पुष्प, पहले तो पुष्प के पर्यायवाची क्या है? फूल, कुसुम, प्रसून, ठीक है, और भी होता है। तो पुष्प क्या है? कहाँ पर यूज किया जाता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज या विदेशज। तो ये कोई भी नहीं है बच्चों, ये तत्सम शब्द है। पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, फूल आता है तो हम क्या लिखते? फूल के लिए आप तद्भव लिख सकते थे। आगे देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो है पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक कहलाते। परंपरा यौगिक है लेकिन परंपरा भी है। अब परंपरा क्या होती है? रीति रिवाज। आप थोड़ा सा इसको इसी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। रीति, और रीति क्या होती है? जो प्रथा चली हुई होती है। अब प्रथा धीरे धीरे क्या बन जाती है? रूढ़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? रूढ़ी बन जाती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यौगिक भी है और रूढ़ी भी है। यौगिक के साथ रूढ़ भी है, तो यानी कि योग भी है और रूढ़ भी है। तो क्या बन जाएगा? योग रूढ़। क्या बन जाएगा? योग रूढ़। परंपरा से आ जाता, परंपरा यानी कि जो चली आ रही प्रथा है। ठीक है, जो रीति है, रीति प्रथा बन जाएगी, प्रथा फिर क्या बन जाएगी? रूढ़ी बन जाएगी, कि एक अब रूढ़ी हो गई है, ये आपको काम करना ही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं बच्चों, योग रूढ़ कहलाएगा। तो सी आंसर इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? पराजय, हमने क्या पढ़ा है? पराजय, पराजय। अब पराजय में हमने परा अलग पढ़ लिया, जय अलग पढ़ लिया, तो पराजय, जय बाद में पढ़ लिया है हमने। तो हमारा जो परा है वो क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया है। तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया? परा। पर पराजय परा, ये आ गया हमारा परा। डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? त्यागी, तो त्यागी बोला है बच्चों। तो त्यागी में कोई शब्द निकल कर आता है क्या? त्या कोई शब्द है? नहीं।
या कोई शब्द है, नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है शब्द, यहाँ पर त्याग शब्द आता है। त्याग शब्द में बड़ी ई की मात्रा को जोड़ दिया है, तब क्या बन गया है, ये त्यागी बन गया है। ऐसे ही हमने बोल शब्द में बताया था, बोल में हमने बड़ी ई की मात्रा को जोड़ दिया था तो क्या बन गया था, बोली बन गया था। ऐसे ही त्याग में हमने बड़ी ई की मात्रा को जोड़ लिया है। आप ऐसा मत सोचिए कि पूरा त्यागे लिखा है तो गी हमारा प्रत्यय होगा, नहीं, मात्रा भी हमारी प्रत्यय हो सकती है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, है ना। तो हमारी मात्रा यहाँ पर कौन सी है, गी, गी, ई या ई, ये वाली बड़ी ई। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाचा शब्द का विशेषण क्या है, चाचा। चाचा का विशेषण क्या होगा कि चाचा से संबंधित जो भी है, ठीक है, चाचा से संबंधित उनका जो बेटा या बेटी होता है तो वो क्या होता है, चचेरा या चचेरी होती है ना। चाचा से संबंधित क्या होता है, चचेरा। चाची, चाचे, चाचू या चचेरा, चचेरा होगा, तो बी आंसर इसका सही होगा। मामा से संबंधित ममेरा, फूफा से संबंधित फूफेरा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है, शूलपाणी बच्चों, शूलपाणी, शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है। अव्यय भाव तो है ही नहीं क्योंकि शूल अव्यय नहीं है, द्विगु है नहीं क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची नहीं है, द्वंद्व है नहीं क्योंकि दो योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर बहुब्री आएगा शूलपाणी, अन्य अर्थ निकलता है। सी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा, शुद्ध वाक्य देखना है। राम ने पुस्तक खरीदा, पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और स्त्रीलिंग के साथ में खरीदी आना चाहिए, खरीदी। ठीक है, तो ये गलत है। राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों सी आंसर हमारा सही आएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक देखिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा हमारा भाववाचक। भाववाचक, अब जातिवाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा समूहवाचक, जिसमें आपके छात्र आ सकते हैं, कक्षा आ सकती है, विद्यार्थी आ सकते हैं, पशु आ सकते हैं, पक्षी आ सकते हैं, मनुष्य आ सकते हैं, है ना, नारी आ सकती है, नर आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, जो भी समूह को बता रहा है। ठीक है ना, वन आ सकते हैं, है ना, समूह को, नदी को बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका द्रव्य, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक में आएंगे, जितने भी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्थर, दूध, गांव या शहर। ठीक है, तो दूध हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। किसका घर खरीदा है, भाई का घर, तो क्या खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा है। सरल वाक्य तो नहीं है ये, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, मिश्र वाक्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा। आंसर नंबर सी इसका सही होगा। सजीव शब्द का विलोम क्या है। सजीव कौन होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, यानी कि निर्गुण, निर्जीव, निष्काम या निराकार। तो ये तो तीनों बिल्कुल भी नहीं है। निराकार जिसका आकार नहीं होता, निष्काम कोई बिना फल के, ठीक है, और निर्गुण जो निर्गुण कौन होते हैं, जो ईश्वर के तत्व को उस आत्मा के रूप में मानते हैं, न कि किसी मूर्ति के और इनके बारे में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, निर्जीव जिसके अंदर जीव नहीं है, सजीव जिसमें जीव है, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है। ये बी आंसर इसका सही होगा। जपू जी किसकी रचना है, रसखान की, घनानंद की, गुरु नानक की और प्रेमघन की। तो जपू जी बच्चों गुरु नानक की रचना है, सी आंसर हमारा सही होगा। कौन सा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। धार्मिक, कारुणिक, भक्तिपरक या प्रेम निरूपण संबंधी। अब देखिए रसखान जी जब वृंदावन गए थे तो वहीं के होकर रह गए थे। अब आप समझ रहे हो रसखान कौन से धर्म के थे, वे अपने धर्म से विरोध होकर गए थे और वहां जाकर कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए थे। उस कृष्ण के प्रेम को उन्होंने बताया है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज नंद के ग्वाओ मंचारण, है ना, ये बताया नहीं यहाँ पर। तो प्रेम निरूपण संबंधी उनके व्याख्यान मिलते हैं यहाँ पर। जो कविताएं मिलती है, जो रचित प्रेम वाटिका है, वो किस प्रकार की रचना है, जिसमें प्रेम वाटिका के अंतर्गत उन्होंने प्रेम का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण का स्वयं के प्रति, श्री कृष्ण के से संबंधित किसी भी स्थान के प्रति अपने प्रेम का निरूपण किया गया है। रसिक समाज की स्थापना किसने करी थी।
घनानंद ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, ये जीवनानंदन दास ने। बच्चों प्रेमघन जी ने करी थी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, वीणा किन की रचना है? कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो देखिए जो वीणा, गुंजन, पल्लव ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सी आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1907 ईस्वी में, 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी में, 14 जुलाई 1905 ईस्वी में या 23 सितंबर 1908 ईस्वी में? तो बच्चों कब हुआ था इनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी, यानी कि डी आंसर इसका हमारा सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है? कुंवर नारायण की, वीरेन डंगवाल की, जीवनानंद दास की या सह ही वात्स्यानंद अग्रे की? सच्चिदानंद, स ही क्या है ये? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अग्रे की। तो देखिए ये जो अपने सामने रचना है वो कुंवर नारायण की है, तो ए आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो अब तो यहाँ पर आना चाहिए। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ये सही आना चाहिए आपका आंसर। आ रहा है लेकिन कुछ ही बच्चों का आ रहा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि सारे के सारे बच्चों का आ जाए, क्योंकि रिपीट हुआ है, इसका मतलब दोबारा पढ़ रहे हैं। तो देखिए सोफिया नाम था। क्या नाम था बच्चों? सोफिया नाम था। ठीक है। अगला देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1926 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1928 में? तो देखिए बच्चों कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, तो सी आंसर इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? चिड़िया का, पौधे का, मधुमक्खी का या मक्खी का? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम बताया गया है कि किसका जीवन क्रम पूरा हुआ था? चिड़िया का हुआ था या पौधे का या किसी मधुमक्खी का? मक्खी का। मक्खी का हुआ था बच्चों। किसका हुआ था? मक्खी का। एक मक्खी के बारे में इस कविता को बताया गया है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत की गई है? मानव का रचा हुआ सूरज, देखिए हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या महाभारत? देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि अज्ञेय की कविता है, और अज्ञेय की जो कविता है उसमें बताया है कि जापान का एक शहर था, उस शहर में जब परमाणु बम, अणु बम गिराया गया था, तो अणु बम कैसा था? एक प्रकार का, जब वो गिरा था ना तो ऐसा लग रहा था कि हजारों सूरज आकर धरती पर आ गए हैं। अचानक से हजारों सूरज एक साथ धरती पर आ गए हैं और बहुत सारे सूरज का जो प्रकाश होता है ऐसा प्रकाश बन गया है कि मानव का बनाया हुआ सूरज था वो मानव को भाप बनाकर सो गया, कि जैसे ही गिरा और मानव को भाप बनाकर, जैसे मानव का अंश तक नहीं मिला, इस प्रकार से जल गए कि वहां एक तंत्र तक भी नहीं मिला कि यहाँ पर कोई मानव निवास करता भी था। ठीक है, तो ये कौन सी कविता है बच्चों? हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या महाभारत? देखिए मैंने बता दिया आपको कि जापान का एक शहर, तो कौन सा है? अज्ञेय की कौन सी कविता है? हिरोशिमा कविता। आंसर नंबर 20 का सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? अभिनेता, तो जो फिल्म बनाता है, फिल्म में एक्टर बनता है। लेखक, जो कहानी लिखता है, जो गद्य की विधाएं लिखता है उसे लेखक कहते हैं। कवि, जो कविता लिखता है। और पत्रकार, जो पत्रकारिता करता है, संवाददाता का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? कवि आएगा। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक आंख से देखना, मतलब सभी को एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब आप इस व्यक्ति को जिस आंख से देख रहे हो उसी आंख से, यानी कि इसको जिस तरह से बिहेव इसके साथ कर रहे हो वैसा का वैसा व्यवहार आप उसके साथ कर रहे हो, जैसा जितना आप उसको दे रहे हो उतना का उतना उसको दे रहे हो। एक आंख से देखना मतलब बराबर रखना, समान रखना। प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन न मिलना, बराबर मानना। बराबर मानना। ठीक है, डी आंसर इसका सही है कि कोई राजा है वो गरीब और अमीर दोनों को एक आंख से देखते हैं, क्यों? बराबर मानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यरा लावा क्या है? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो नहीं होगा।
अब बताइए स्पर्श व्यंजन है या नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, जो 25 कौन से होते हैं अलग, और वो वर्गों में होते हैं, वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, तो स्पर्श भी नहीं होगा। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह, ये 4 होते हैं, श श स ह। तो कौन सा, श श स और ह, ये ऊष्मीय व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आ जाएगा। अब अंतस्थ में आ जाता है बच्चों य र ल व, ये आ गए हमारी य र ल व, तो बी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, यशोधरा। अब क्या हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको यशो प्लस धरा, य प्लस धरा नहीं हो सकता, यशोद प्लस नहीं हो सकता, यशो प्लस धरा। अब यशो प्लस धरा को संधि कहाँ हुआ है, विकार तो हुआ ही नहीं इनके बीच में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर ये है बिल्कुल, लेकिन ये है कैसे है, क्या हुआ है कि जब हमने बोला है कि यशोधरा में यशो प्लस धरा हमने लिखा था, तो जब क्या होता है कि विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग उ हो जाएगा, उ प्लस अ मिलके ओ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बन जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नियम चला है, ए आंसर इसका सही होगा। हरि शब्द कौन सी संज्ञा है, हरि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। भाव तो बता ही नहीं रहा है, समूह को ये भी नहीं बता रहा, कोई जाति भी नहीं है, हरि एक नाम है, तो हरि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। रात को पहरा देने वाला, पहरा देने वाला, रात को पहरा कौन देता था, कोई व्यक्ति देता था। आज घर चला गया है, पहरा देने वाला के लिए जो बताया है वो कौन सा, विशेषण, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो देखिए इसमें कौन सा होगा बच्चों, ए आंसर इसका सही होगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी, या राजा दशरथ के 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो ए आंसर इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। सब धन क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है, सब धन बोला है, तो सब क्या हो गया, क्वांटिटी बता दी एक तरह का, कितना धन है, धन कितना है, अधिक, ज्यादा, सब, कम। ठीक है, तो सार्वनामिक तो क्या होता है, जब यह वह आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए और भी आते हैं, गुणवाचक जिसमें अच्छा, बुरा, काला, गोरा, नीला, पीला, सफेद, ये बताते हैं। संख्यावाचक जिसमें संख्या बताई जाती है। ठीक है, अब ये आया परिमाण जिसमें क्वांटिटी बताते, तो सब धन बोला है, तो क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा, ए आंसर इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है। सर्प शब्द में देखिए जो सर होता है, सर, ठीक है, सर, उसके अंदर प जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा, ये सर्प बन जाएगा। सर में, सर क्या होता है, जो रेंगने वाले होते हैं, सर क्या बोलते हैं, जो सरी होते हैं, यानी कि सरी सर्प, जो रेंगने वाली जाति के जो कीट होते हैं, या रेंगने वाले जाति के जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्प योनि बोलते हैं। सर्प यानी जो रेंगने वाले हैं। ठीक है, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या हो गया, प्रत्यय कौन सा निकला, प, तो प आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अपमान शब्द का विशेषण क्या है। अपमान का विशेषण बताना है, अगर विलोम बताते तो सम्मान हो जाएगा, लेकिन यह विशेषण बताना है। अपमानी, अपमानित, अपमानु या अपमानिन, तो अपमानित आंसर इसका सही आ जाएगा, बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न चले, 152, सभापति शब्द में कौन सा समास है। समास पूछा है, सभापति, सभा का पति, यानी कि सभा का जो नेतृत्व करता है उसके लिए बताया गया है। तो अव्यय भाव कर्मधारय तत्पुरुष से बहुब्री, तो यहाँ पर देखिए बच्चों तत्पुरुष आएगा। सभापति, सभा का पति, उत्तर पद प्रधान है, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास आता है, सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नाली में बहता पानी किस पदबंध का उदाहरण है। नाली में कैसा पानी है, नाली में बहता हुआ। अब नाली कैसी होती है, गंदी होती है, तो ये क्या बताया, विशेषता बताइए इसकी। ठीक है, कैसा पानी है, नाली में बहता हुआ, तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा विशेषण पदबंध, तो उत्तर हमारा बी सही होगा। अगला देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। आकाश, अद्भुत, अतुल, अनूठा या नभ। नभ इसका आंसर आएगा, डी आंसर इसका सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अंधकार शब्द का विलोम क्या है? विलोम बताना है, उल्टा। प्रकाश, अंतरंग, आविर्भाव या अगम? अंधकार का हो जाएगा बच्चों प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। ए आंसर इसका सही होगा। अगला देखिए, शिव का उपासक कौन होता है? शिव एक पूरा ग्रुप होता है, हम संप्रदाय बोलते हैं। ये वल्लभ संप्रदाय के हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं, है ना, जो कृष्ण के उपासक है। इसी तरह से जो शिव के उपासक है उन्हें क्या कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं। एक धर्म है, उस धर्म का भी नाम उसी के उपासकों के लिए उस धर्म को बनाया गया है। शिवक, शिवम, शिवन या शिव। बच्चों शिव, शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? घड़ी, अब घड़ी का नाम तो है नहीं, कौन सी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ घड़ी जाति बताई है, इसलिए यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जैसे देवर का देवरानी होता है, सास का ससुर होता है, वैसे जेठ का जेठानी होता है। क्या होता है? जेठानी, सबको पता है। तो जेठिन, जेठाइन या जेठनानी, जेठानी शब्द सही होगा। सी आंसर हमारा सही होगा। कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे देंगे बच्चों, अलग अलग नहीं देंगे। बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी, क्या बोला मैंने? ब अलग बोला, फिर खूबी बोला है, तो ब क्या है? अलग हो गया। अलग हो गया यानी कि अव्यय है, और पहला पद जहां पर अव्यय होता है वो कौन सा समास होता है? बहुब्री अव्यय भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? आ रहा होगा, होगा कौन से? आने वाले समय के लिए बोला है। अब आने वाले समय के बारे में कब बताते हैं? जब कौन सा काल होता है? भविष्य काल होता है। तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान या इनमें से कोई नहीं बच्चों, भविष्यकाल इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? भविष्यकाल। तो पूरे हमने यहां पर देखिए बच्चों 160 क्वेश्चन पूरे करे हैं। यहाँ पर आपके 10th क्लास बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो 160 क्वेश्चन करे हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अंदर से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।